चलिए अब हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 रहा। चैप्टर नंबर 8 कौन सा चैप्टर है? यहाँ पे ये रहा यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आ जाए तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू दे रखा हुआ है। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर ओवरव्यू। इसमें क्या दे रखा? तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में यूनिट कॉस्टिंग एंड दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है बैच कॉस्टिंग। अब यूनिट कॉस्टिंग में सबसे पहले हम लोग को मीनिंग पढ़ना है। मीनिंग के बाद यहाँ पे क्या बोला? प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अक्यूमुलेशन एंड द कैलकुलेशन। तो हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस इसका पर देखना है कि किस तरह से यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग का प्रोसेस किया जाता है, वो भी हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। फिर यहाँ पे बैच कॉस्टिंग में जब हम लोग आएंगे तो इसका मीनिंग देखना है। फिर यहाँ पे प्रोसेस देखना है किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा या अक्यूमुलेशन किया जाएगा। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखे थे, इसी तरह से ये होता है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो वो भी हम लोग को इस चैप्टर में देखना है। और लास्ट में यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, तो इस चैप्टर में हम लोग को ये करना है। तो चैप्टर का ओवरव्यू आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग को मेथड ऑफ कॉस्टिंग में एक होता है यूनिट कॉस्टिंग, फिर एक बैच कॉस्टिंग होता है और बहुत सारे बाकी भी कॉस्टिंग होता है मेथड में। बट हम लोग को अभी जो पढ़ना है इस चैप्टर में यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग, जिसमें इसका मीनिंग पढ़ना होगा, प्लस में किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस इसका होता है वो भी हम लोग को पढ़ना है, और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी पढ़ना है, और लास्ट में इस दोनों का डिफरेंस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले ये थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा बहुत दिखा देता, उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल जो भी होता है प्रैक्टिकल वाला पार्ट उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले ये रहा हम लोग के पास ये रहा यूनिट कॉस्टिंग। तो यूनिट कॉस्टिंग सबसे पहले क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो यूनिट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट को जब यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, पर्टिकुलर यूनिट को यहाँ पे जब प्रोड्यूस किया जाता है और उसका जो कॉस्ट होगा वो आइडेंटिकल होगा। ईच यूनिट के लिए जो कॉस्ट होने वाला है, जो भी आउटपुट निकलेगा, जो भी देखिए जो भी यहाँ पे गुड्स बनेगा और उसका जो भी आउटपुट निकलेगा, उसका जो यहाँ पे कॉस्ट होने वाला है वो क्या होने होगा, यहाँ पे आइडेंटिकल होगा उसका कॉस्ट। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट कॉस्टिंग बोलेंगे। तो आप लोग को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनिट कॉस्टिंग का। अब देख लीजिए, यूनिट कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग वेयर आउटपुट इज प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल। जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल एंड ईच यूनिट ऑफ द आउटपुट रिक्वायर आइडेंटिकल कॉस्ट। तो जो भी यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो भी कॉस्ट होने वाला है वो आइडेंटिकल होने वाला है। तो ये समझ में आ गया। अब कॉस्ट पर यूनिट हम लोग किस तरह से निकालते हैं? तो जो भी यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग का कैसे आता था? तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल का कॉस्टिंग होता था, फिर लेबर का होता था, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड होता था। तो हम लोग के पास आता था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें नंबर ऑफ यूनिट से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो ये समझ में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी आउटपुट निकलेगा उस आउटपुट के लिए एक यूनिक यहाँ पे आइडेंटिकल, मतलब एक आइडेंटिकल यूनिक जो होगा यहाँ पे आना चाहिए, इसका कॉस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और कॉस्ट पर यूनिट आप लोग समझ गए कि जितना भी प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस हुआ उससे, तो हम लोग के पास कॉस्ट पर यूनिट का आ जाएगा। अब देखिए, दिस मेथड ऑफ कॉस्टिंग देयरफॉर फाइंड इज एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री लाइक पेपर का जो इंडस्ट्री होगा, उसके बाद यहाँ पे सीमेंट का इंडस्ट्री हो गया, फिर यहाँ पे स्टील वर्क्स का हो गया, माइनिंग का हो गया, ब्रेवरीज का हो गया। तो इस तरह के यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री होता है वहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग यहाँ पे यूज किया जाता है। तो ये भी पॉइंट मेन है। तो आप लोग ये भी यहाँ पे मार्किंग करके रख लीजिए कि कौन से इंडस्ट्री में यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट कॉस्टिंग, समझ में आ गया। ये कैसे निकालते हैं पर कॉस्ट, तो वो भी समझ में आ गया कि प्रोडक्शन में हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हम लोग का यूनिट कॉस्टिंग आ जाएगा। और कौन से इंडस्ट्री में ये काम कर रहा था ये भी आप लोग देख लिए। अब आगे आ जाते हैं कॉस्ट कलेक्शन एंड प्रोसीजर इन द यूनिट कॉस्टिंग। तो कौन कौन सा कॉस्ट को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है? सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट हो गया, जो मैंने आप लोगों को पहले बताते कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू द प्रोडक्शन आर कलेक्टेड फ्रॉम द मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिशन नोट से यहाँ पे कॉस्ट, जो भी मटेरियल का कॉस्ट होगा वो निकाला जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो होगा यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट भी हम लोग देख ही चुके थे पहले वाला चैप्टर में देख चुके थे, जिसमें यहाँ पे क्या बोला कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम द जॉब कार्ड और सीट्स। जो भी जॉब कार्ड होगा या सीट होगा वहां से यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्टिंग का निकाल लिया जाएगा। फिर यहाँ पे ओवरहेड का कलेक्शन किस तरह से? तो यहाँ पे ओवरहेड आर कलेक्टेड अंडर सुटेबल स्टैंडिंग ऑर्डर्स नंबर्स एंड उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ अकाउंट नंबर्स। तो यहाँ पे जितना भी जो भी हम लोग के पास ओवरहेड का इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा, एक सुटेबल बेस होगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यूनिट कॉस्ट में क्या हम लोग देखे थे? तो यूनिट कॉस्ट में देख रहे थे कि किस जो भी आउटपुट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा आइडेंटिकल, ईच यूनिट के लिए यहाँ पे आउटपुट जो होगा उसका आइडेंटिकल कॉस्ट होगा। मतलब एक हम लोग को पता चल जाएगा कि एक यूनिट का कॉस्ट इतना होने वाला है। वो कैसे फाइंड आउट करते थे? तो जो भी हम लोग के पास प्रोडक्शन का कॉस्ट आएगा उसमें कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूड होते हैं? तो प्रोडक्शन में तो हम लोग मेटल कॉस्ट देख लेते, उसके बाद लेबर देख लेते और यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड। अब देख लीजिए
ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव वर्क्स। तो अगर कुछ भी डिफेक्टिव या स्पॉइलेड वर्क अगर आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे लॉस ड्यू टू नॉर्मल रीजन, तो नॉर्मल रीजन के वजह से अगर लॉस कुछ भी होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इंटायर आउटपुट, जितना आउटपुट निकला सबके साथ हम लोग क्या कर देंगे, उसे चार्ज कर देंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए अगर डिफेक्टिव वर्क होता है, अगर काम खराब हो जाता है तो उस टाइम अगर नॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल रीजन की वजह से यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो जितना यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसे इसका जो भी यहाँ पे एक्सपेंस होने वाला था, जो भी यहाँ पे लॉस होने वाला था, सारे के सारे लॉस को जितना भी यूनिट प्रोड्यूस हो उसके साथ हम लोग उसके प्रपोर्शन में बांट देंगे। तो यही लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन और लॉस विल बी चार्ज टू द इंटायर आउटपुट। तो ये हम लोग का पहला हो गया था, किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। अगर यही जो रीजन यहाँ पे एबनॉर्मल रीजन होगा कि एबनॉर्मल चीज की वजह से यहाँ पे लॉस आया था, तो उस लॉस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो भी मतलब लॉस आएगा अब नॉर्मल की वजह से उसे हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है कि कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन और लॉस इज रिटन ऑफ एज अ लॉस इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बांट देना है जो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसमें। तो ये समझ में आ गया, ये तो थ्योरी पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1।